Hello guys, welcome back to my channel Literature Series. So guys, in today's video we will discuss a novel which is very famous and its name is Hard Times. So the full name of the novel is Hard Times for These Times. लेकिन इसको हम नॉर्मली हार्ड टाइम्स ही कहकर पुकारते हैं एंड दिस इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स। सो चार्ल्स डिकन्स का ये 10th नॉवल था जो कि 1854 में पब्लिश हुआ था। अगर आप चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हो तो उनकी वीडियो ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सो लेट्स बैक टू द नॉवल गाइस। ये नॉवल उस समय की मतलब चार्ल्स के समय पे सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर लिखा गया है एंड इसमें चार्ल्स ने उस समय के जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल चीज़ें हो रही थी इकोनॉमिकल और सोशली बेस पे, सो उनके बारे में थीम्स को लेकर डिस्कशन की गई है एंड उसी पे ये स्टोरी बेस्ड है। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो एक कॉक टाउन नाम के एक इंडस्ट्रियल एरिया में की गई है एंड ये एक फिक्टिशियस नॉवल है जो कि विक्टोरियन इंडस्ट्रियल कॉक टाउन नाम के एक जगह पे इसकी सेटिंग कर रखी है। और चार्ल्स डिकन्स ने इस नॉवल को इसलिए लिखा था क्योंकि उसका एक वीकली पीरियोडिकल्स था हाउस होल्ड वर्ड्स। उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, उसकी जो सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी, तो उसको बढ़ाने के लिए उसने एक इस नॉवल को पब्लिश किया था और सर्कुलेशन तेज करने के लिए बूस्ट करने के लिए उन्होंने ये नॉवल लिखा था। और ऑलमोस्ट उनके जो सारे नॉवेल्स हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिकली कंडीशंस पे इंडस्ट्रियल चीज़ों पे ही बेस्ड होते हैं। सो अगर आप उनका जो ओलिवर ट्विस्ट है वो पढ़ेंगे या फिर उनके अलावा और भी काफ़ी सारे उनके वर्क्स पढ़ेंगे तो हम यही चीज़ें और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर उनकी जो थीम है वो रहती है हमेशा, बिकॉज़ ये उनके रियल के उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं अब उनकी लाइफ के। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और काफ़ी हार्ड टाइम्स देखे हैं, सो इसीलिए उनके जो नॉवेल्स हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। एंड नाउ वी गोइंग टू डिस्कस आर मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल। सो द फर्स्ट वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ द नॉवल इज़ मिस्टर ग्रैडग्रिंड। सो मिस्टर ग्रैडग्रिंड जो है वो एक बोर्ड स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं और एक छोटे मोटे बिजनेसमैन भी हैं। सो वो क्या उनकी जो थ्योरीज़ हैं वो फैक्ट और काफ़ी ज़्यादा रैशनलिस्टिक होती हैं। उनकी जो थिंकिंग है वो हमेशा जो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं या फिर प्रैक्टिकली जो हम फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, उनके ऊपर ही उनकी जो थिंकिंग है वो बेस्ड है। वो फैक्ट पे बिलीव करते हैं, मतलब फेथ और इमोशंस एंड इमेजिनेशन से उनका कोई भी वास्ता नहीं है और ना ही वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। और वो अपने आसपास के लोगों को और अपने बच्चों को हमेशा इसी चीज़ की शिक्षा देते हैं कि आप लोग इमेजिनेशन आइडियाज़ को इग्नोर करो, फीलिंग्स को इग्नोर करो, कभी भी इन सब चीज़ों में मत पड़ो और हमेशा फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दो। जो रैशनल चीज़ें हैं ओनली जिनका हम फैक्ट्स निकाल सकते हैं उनके ऊपर ही ध्यान दो। सो वो यही चीज़ें अपने बच्चों पर फोर्स करते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल लुइसा ग्रैंडग्रिन जो है वो मिस्टर ग्रैंडग्रिन या फिर टॉम्स ग्रैंडग्रिन की बेटी हैं और वो उसको भी ग्रैंडग्रिन द्वारा यही सिखाया गया है कि तुम हमेशा फीलिंग्स को, लव को और इमेजिनेशन को इग्नोर करो, उनके ऊपर तुम्हें कोई भी ध्यान नहीं देना है और हमेशा फैक्ट्स के ऊपर आधारित चीज़ों में बिलीव करो
और कभी भी फील मत करो अपनी लाइफ को, मतलब फीलिंग से मत भरो, फैक्ट से भरो। सो उसके फादर द्वारा उसको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं फोर्सफुली उसको, और उसके साथ जो भी उसके भाई बहन होते हैं उन सबको। और फिर उसकी शादी एक ओल्ड मैन से की जाती है, जो कि एक अनहैप्पी मैरिज होती है। एंड उसकी जो मैरिज होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती है, और उसके बाद वो नोवेल के एंड में खुद इन सब चीज़ों को रिजेक्ट कर देती है, अपनी जो फादर की ये फैक्ट्स वाली थ्योरीज होती हैं। सो आगे आते हैं मिस्टर बॉन्डरबाय। मिस्टर बॉन्डरबाय एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और एक फैक्ट्री के मालिक होते हैं। उनकी शादी लुइसा से होती है, जो कि ये जो है मिस्टर बॉन्डरबाई, ये मिस्टर ग्रैंडग्रीन के दोस्त होते हैं। सो मिस्टर ग्रैंडग्रीन उनकी शादी अपनी बेटी से कर देता है, क्योंकि वो इसलिए शादी करता है क्योंकि ये जो मिस्टर बॉन्डरबाई है ये काफ़ी पैसे वाला इंसान है। सो उसको लगता है कि कोई भी पैसे वाला इंसान उसकी बेटी को सेटिस्फाई रखेगा, खुश रखेगा, क्योंकि वो उसकी जो थ्योरीज़ हैं वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे बेस्ड होती हैं, इसलिए वो ऐसा सोचता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है सीसी ज़ूपे। सीसी ज़ूपे एक स्टूडेंट हैं ग्रैंड ग्रीन की, और जो सीसी ज़ूपे हैं वो उनके अपने लाइफ के अपने बिलीव्स और अपनी वैल्यूज़ हैं, और वो लड़की जो है वो फीलिंग्स और इमेजिनेशन में बिलीव करती है, फेथ में बिलीव करती है, और जिसकी वजह से ग्रैंड ग्रीन उसको एक डम स्टूडेंट समझते हैं। और वही एक कैरेक्टर होती है जो कि लुइसा के अंदर फीलिंग्स और इमेजिनेशन को पैदा करती है और उसको वो चीज़ें फील करवाती है। सो वो लुइसा की फ्रेंड भी है और वो एक सर्कस गर्ल है। उसके बाद आते हैं टॉम। टॉम ग्रैंडग्रीन के बेटे हैं और उनको भी ऐसी ही शिक्षा दी जाती है जैसी कि लुइसा को दी जाती है, मतलब फैक्ट्स के ऊपर आधारित, और उन दोनों की परवरिश वैसे ही की जाती है। उन दोनों में, भाई बहनों में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। और उसके बाद आते हैं स्टीफन ब्लैकपूल। स्टीफन ब्लैकपूल जो है वो बॉन्डरबाई के मिल में काम करते हैं, एक वर्कर हैं, एक मैरिड पर्सन है, और वो अपनी मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब वो अपने साथ काम करने वाली एक वर्कर रचेल को बहुत पसंद करते हैं। एंड इसके अलावा कुछ और माइनर्स कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि खुद रचेल, मिसेस पार्शिट, जेम्स हार्थहाउस हैं। जेम्स हार्थहाउस के अलावा मिसेस ग्रैंडग्रीन एंड कुछ और छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मेजर जो कैरेक्टर्स हैं वो 4-5 ही हैं इसमें। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी नाउ। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है कॉक टाउन में। इंग्लैंड का एक सिटी है कॉक टाउन, जो कि एक फिक्टिशियस सिटी है, और यहाँ पे टॉम्स ग्रैंडग्रीन रहते हैं, जो कि बहुत ही वेल्थी हैं, पैसे वाले हैं। एंड वो एक रिटायर्ड मर्चेंट हैं, और अब वो एक स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं। सो वो एक उन्होंने एक फ़िलोसफी अपनी बना रखी है जो कि रैशनलिज्म के ऊपर आधारित है, सेल्फ इंटरेस्ट और फैक्ट्स के ऊपर काम करती है। उसने अपने बच्चों को भी यही चीज़ें सिखाई हैं कि फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दो, रैशनलिज्म के ऊपर ध्यान दो, और इमेजिनेशन और फीलिंग्स और फैंसीफुल चीज़ों से दूर रहो। उसके जो बड़े बच्चे हैं लुइसा और टॉम, जो इन सब चीज़ों में उसकी वजह से उनको फोर्सफुली इन सब चीज़ों में धकेला जाता है कि तुम ये सब चीज़ें सीखो। टॉम्स ग्रैंडग्रीन एक स्कूल फाउंड करते हैं इसी फ़िलोसफी पे आधारित, और यहाँ पे एक लड़की सीसी ज़ूपे जिसका नाम है, जो लुइसा की उम्र की है लगभग, वो भी यहाँ पे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आती है, और उसके फादर एक सर्कस में काम करते हैं। सो अपने फादर की फैक्ट्स की वजह से उनका जो बेटा टॉम होता है वो
उनके ही दिखाए हुए रास्तों पर चलने लगता है। लेकिन लुइसा वो खुद से स्ट्रगल करने लग जाती है, कंफ्यूज हो जाती है अपनी इनर फीलिंग्स के और बाहरी जो फैक्ट्स हैं वो जो उसके फादर के द्वारा बताए गए होते हैं, उन दोनों चीज़ों में वो कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपनी फीलिंग्स को फील ही ना करें और कुछ इमेजिन ना करें। सो उसका फादर लुइसा की शादी एक उससे भी दुगनी उम्र के व्यक्ति जिसका नाम जोसिहा बॉन्डरबाई होता है उसके साथ कर देता है। सो मिस्टर बॉन्डरबाई एक बहुत ही वेल्थी पर्सन है और एक फैक्ट्री के ऑनर होते हैं। गाइस इसी दौरान एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जिसका नाम स्टीफन ब्लैकपूल है। वो एक वर्कर है, मिस्टर बॉन्डरबाई के जो फैक्ट्री है उसमें एक वर्कर होता है, यानी कि एक मजदूर होता है। वो शादीशुदा पर्सन है और उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी मतलब उन दोनों में बनती नहीं है आपस में और वो पसंद नहीं करते एक दूसरे को। उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा ड्रंकन होती है, शराब पीती है और ऐसी हरकतें करती है और काफ़ी दिनों तक वो घर से बाहर रहती है। सो जिसकी वजह से उन दोनों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और जो उसका हस्बैंड है स्टीफन है वो उससे तलाक लेना चाहता है। और उसी की फैक्ट्री में एक कोवर्कर होती है रचेल और वो उसको पसंद करने लगता है, उससे प्यार करने लग जाता है। सो वो एक दिन बॉन्डरबाई के पास जाता है और उसको बोलता है कि उसे अपनी वाइफ से तलाक लेना है क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही है और इसी वजह से वो किसी और से भी शादी नहीं कर सकता। तो बॉन्डरबाई उसको कहता है कि ये जो डाइवोर्स वगैरह चीज़ें होती हैं ये सब अमीर लोगों के लिए हैं, गरीब गरीब जो लोग हैं उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं बनी हैं। सो तुम ऐसे ही मरो अपनी लाइफ में। सो इस तरह की थिंकिंग बॉन्डरबाई की होती है। और स्टीफन जब घर से बाहर निकलता है उसको मिलने के बाद, तो उसे एक बूढ़ी औरत उसके घर के बाहर मिलती है जो कि बॉन्डरबाई को काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डिवोटेड होती है और उसके लिए प्रार्थना कर रही होती है। स्टीफन उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। सो इस स्टोरी में एक अगला न्यू कैरेक्टर और आता है, जेम्स हार्टहाउस, जो कि एक वेल्थी यंग पर्सन है जो लंदन से आता है कॉकटाउन में। वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने के लिए वहाँ पे आता है क्योंकि ग्रैंड जो है वो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। सो इसीलिए वो उनका एक तरह से डिसाइपल बन जाता है, उनका चेला बन जाता है, उनकी पार्टी का मेंबर बन जाता है। और जब वो लुइसा को देखता है तो वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और उसको पाने की उसमें चाहत जग जाती है और वो उसको सेड्यूस भी करने लगता है। मिस्टर हार्टहाउस जो हैं वो लुइसा को सेड्यूस करने के लिए मिसेस स्पारशिट की मदद लेता है। मिसेस स्पारशिट जो हैं वो मिस्टर बॉन्डरबाई के घर में एक हाउसकीपर हैं और वो पहले एक बहुत ही एलीट क्लास अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है उनकी लाइफ में और फिर वो मिस्टर बॉन्डरबाई के घर में काम करने लग जाती हैं और वहीं पे उनकी मुलाकात जेम्स से होती है। और मिसेस स्पारशिट क्या चाहती हैं कि मिस्टर बॉन्डरबाई और लुइसा की जो शादी है वो टूट जाए और उसके बाद स्पारशिट मिस्टर बॉन्डरबाई से शादी कर ले। सो इसी वजह से वो जेम्स की हेल्प करती है लुइसा को सेड्यूस करने में। अब इस दरमियान क्या होता है गाइस, जो मिस्टर बॉन्डरबाई है उनकी फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वर्कर्स और मिस्टर बॉन्डरबाई के बीच में। सो जो मिस्टर बॉन्डरबाई है वो अपने वर्कर्स को हैंड्स कहकर पुकारता है, उनको हैंड्स के रूप में ही वो एक तरह से पहचानता है
और उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है और उनकी सैलरी कम होती है। सो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अपनी एक यूनियन बनाते हैं और मिस्टर बॉन्डरबॉय के खिलाफ वो स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन स्टीफन इस सब को इस यूनियन से और स्ट्राइक को रिफ्यूज़ कर देता है, डिनाई कर देता है और वो कहता है कि ऐसा करने से तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ के बीच में और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा। सो जब मिस्टर बॉन्डरबॉय उससे मिलता है स्टीफन से, तो वो स्टीफन को बोलता है कि तुम इन यूनियन वालों की जासूसी करो मेरे लिए। लेकिन स्टीफन उससे भी इनकार कर देता है, क्योंकि वो चाहे वो यूनियन स्ट्राइक में शामिल नहीं होता, लेकिन वो एक वर्कर होने के नाते वफ़ादार रहना चाहता है अपने दूसरे जो वर्कर साथी हैं उनके लिए, तो वो मना कर देता है। सो इस वजह से बॉन्डरबॉय उसको अपनी फैक्ट्री से निकाल देता है। और लुइसा को जब इसके बारे में पता चलता है, वो उसकी इंटेग्रिटी से, उसकी वफ़ादारी से बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वो उससे मिलने जाती है और उसको कुछ पैसों से हेल्प करती है। टॉम भी उसके साथ जाता है स्टीफन से मिलने के लिए और टॉम स्टीफन से कुछ बात करता है। वो उसको बोलता है कि तुम जो मिस्टर बॉन्डरबॉय है उसके बैंक के पास कुछ समय बिताओ, वहाँ पे रहो, शायद तुम्हारी वो हेल्प कर दे। सो स्टीफन कुछ टाइम बैंक के पास रहता है। सो वो जो बैंक है वो मिस्टर बॉन्डरबॉय का होता है। लेकिन क्या होता है, जब कुछ दिनों रातों वहाँ पे बिताने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी कोई हेल्प करने नहीं आ रहा, तो वो जगह छोड़ के चला जाता है। और उसके बाद बैंक में चोरी हो जाती है, बैंक को लूट लिया जाता है। तो सारा जो शक होता है वो स्टीफन पे आ जाता है। स्टीफन शक के घेरे में आ जाता है और स्टीफन अब शहर छोड़कर जा चुका है, वो जगह छोड़कर, तो और भी ज़्यादा उस पर शक होने लगता है कि बैंक उसी ने लूटा होगा, तभी वो सिटी छोड़ के चला गया है। उधर मिसेस पार्शेट जो हैं वो हार्ट हाउस की हेल्प करती है लुइसा को उससे मिलाने में, और वो लुइसा को जाकर बोलती है कि मिस्टर हार्ट हाउस जो है वो उससे बहुत प्यार करता है और उसे मिलने के लिए बुला रहा है। सो लुइसा उसको मिलने के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो अपने फादर के घर चली जाती है और वो अपने फादर से मिलती है और उसको सब कुछ बताने लगती है कि कैसे आपने हमें हमेशा से बचपन से ही फीलिंगलेस रखा, इमेजिन नहीं करने दिया, कुछ भी हमको प्यार नहीं करने दिया और मेरी शादी एक बूढ़े से करवा दी जिसके साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और मैं पल पल मरती रहती हूँ। और इसका नतीजा क्या है कि मैं जेम्स हार्ट हाउस से प्यार करने लगी हूँ। सो वो ये सारी चीज़ें अपने फादर को बोलती है। उसके बाद ग्रीन को थोड़ा बहुत अपने रियलाइज़ होने लगता है कि उसने अपने बच्चों के साथ क्या किया है। सो गाइज़, सीसी जो कि लुइसा की फ्रेंड है, वो उससे मिलती है और वो फिर हार्ट हाउस के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुम कॉक टाउन छोड़कर चले जाओ यहाँ से, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। सो जो हार्ट हाउस है वो भी कुछ इस तरह का इंसान होता है, मतलबी टाइप का। और बॉन्डरबॉय जो है, जब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ चली गई है और स्टीफन भी जा चुका है, सो उसको शक होने लगता है कि शायद उसकी वाइफ स्टीफन के साथ भाग गई है और वो और भी ज़्यादा कोशिशें करने लगता है स्टीफन को पकड़ने के लिए। जब स्टीफन्स को ये इस बारे में पता चलता है कि उस पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है, तो वो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके साथ एक हादसा होता है। वो एक माइन में जो खदान होते हैं पिट्स होते हैं, बड़े बड़े खड्डे, उसमें गिर जाता है और रेचेल और लुइसा उसको ढूंढने के लिए चले जाती हैं। और जब स्टीफन उनको मिलता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो लुइसा और रेचेल दोनों मिलकर उसको दूर ले जाती हैं और उसको कहीं दफना जाती हैं ताकि किसी को पता ना चले। और इसमें उनकी हेल्प करती है सीसी, जो कि सर्कस में काम करती है।
और उनको पता चल जाता है कि जो चोरी हुई थी वो टॉम ने की थी, स्टीफ़न ने नहीं की थी। लेकिन टॉम क्या करता है, वो अपने खुद को बचाने की कोशिशें करने लगता है और इंग्लैंड भाग जाता है। उधर मिसेस पार्शिट जो हैं वो क्या करती हैं, वो बॉन्डर बॉय को बताना चाहती हैं कि चोरी किसने की है, क्योंकि उसको वो भी ये समझती है कि स्टीफ़न ने चोरी की है। तो वो मिसेस पैगलर जो होती है, जो वो बूढ़ी औरत है जो स्टीफ़न को मिलती है बॉन्डर बॉय के घर के बाहर। सो वो उसको घसीट के बॉन्डर बॉय के पास लेकर जाती है और वो बोलती है कि इस औरत ने स्टीफ़न ब्लैकपोल को देखा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि जो वो मिसेस पैगलर है, जो बूढ़ी औरत है, वो मिस्टर बॉन्डर बॉय की मदर होती हैं, जो उसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन मिस्टर बॉन्डर बॉय उसको घर से निकाल देते हैं काफ़ी साल पहले, और वो उसको घर में आने के लिए मना कर देते हैं। घर में घुसने की भी उसको मनाही होती है उनकी मदर को। और यहाँ पर आके ये रिवील होता है कि जो मिस्टर बॉन्डर बॉय है वो खुद को सेल्फ मेड मैन बताता है कि उसने खुद को बनाया है। उसकी मदर ने उसको कहीं ऐसे ही कहीं छोड़ दिया था मरने के लिए, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मदर ने नहीं, उसने अपनी मदर को छोड़ दिया था। सो यहाँ पे उसको पता चलता है उसकी ये सब चीज़ों का। और कुछ सालों के बाद बॉन्डर बॉय पहले से ही अकेला हो जाता है, क्योंकि जो मिसेस पार्शिट होती है वो उसको भी निकाल देता है अपने घर से, और कुछ सालों के बाद वो मर जाता है और कॉकटाउन की स्ट्रीट्स में ही अकेला मरा हुआ पाया जाता है। और उधर ग्रैंड ग्रीन जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है लुइसा की वजह से। लुइसा अपने फादर को समझाती है और रोती है कि आपने उनकी लाइफ का क्या कर दिया है। तो ग्रैंड ग्रीन को ये सब फील होता है और वो अपनी जो फ़िलॉसफ़ी है उसको छोड़ देता है, और अपनी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उसको गरीब लोगों के लिए हेल्प करता है कि अपना पश्चाताप करता है। और गाइस, टॉम टॉम जो है उसको भी अपनी जो लाइफ की एरर्स हैं, अपनी लाइफ में जो उसने गलतियाँ की थी, की थी, गलत काम करता था, वो उसको रियलाइज़ होने लगते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वो पश्चाताप में डूबने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है, और बिना अपनी फैमिली से मिले हुए। एंड इसमें जो सीसी होती हैं, जो कि एक बहुत ही गुड कैरेक्टर दिखाई गई हैं, वो शादी कर लेती हैं किसी से, किसी अच्छी सी फैमिली को ढूंढकर। लेकिन लुइसा जो होती हैं वो कभी भी शादी नहीं करती और ना ही उसके कोई बच्चे होते हैं। सो वो सीसी के साथ रहने लगती है। सो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है उसका द एंड हो जाता है गाइस।